Hello students, welcome to Subhash Chandra Academy e-learning classes. So now today I am going to discuss about sexual reproduction from chapter 1, reproduction in organisms of class 12th biology. Okay students, so first of all, listen carefully. Sexual reproduction means sexual reproduction involves formation of the male and female gametes either by the same individual or by different individuals of the opposite sex. दैट मीन्स मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था कि जो रिप्रोडक्शन होता है विच इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच आपका ये जो रिप्रोडक्शन है ये दो प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि इनमें केवल सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है, और इसमें आपके मेल और फीमेल गैमेट्स की आवश्यकता नहीं होती है. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ ऑफ पेरेंट्स, दैट मीन्स मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो आपस में फ्यूज करके जाइगोट सेल बनाते हैं और न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, these gametes fuse to form the zygote which develop to form the new organisms. और ये जो गैमेट्स हैं ये फ्यूज करके, गैमेट्स की हम बात क्या कर रहे हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स की बात करें, स्पर्म और ओवम की बात कर रहे हैं. ये आपस में फ्यूज करके क्या बनाते हैं, ये जाइगोट बनाते हैं जो कि आगे चल के डेवलप होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है. ठीक है, अब इट इज एन इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये काफ़ी इलेबोरेट है, काफ़ी बड़ा है, ये कॉम्प्लेक्स है, जटिल है. बट ये एसेक्सुअल के कंपैरिजन अगर हम बात करें तो ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है, यानी ये धीमी गति से होने वाला प्रोसेस है. ठीक है ना, धीमी गति से होता है. क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और अमंग्स देमसेल्व्स. अब देखिए इसका मतलब ये होता है कि मैंने आपको बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट होते हैं वो सिंगल पेरेंट जो है वो आवश्यक होते हैं, सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है. ठीक है, और वो जो सिंगल पेरेंट होते हैं मैंने बताया था कि बाय माइटोसिस वो डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बनाते हैं और जो उनकी प्रोजेनी होती है, जो उनकी ऑफस्प्रिंग होती है वो बिल्कुल सेम कॉपी होती है किसके, अपने पेरेंट के. लेकिन अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इसमें जो पेरेंट्स मतलब जो मेल और फीमेल होता है, आप ध्यान से सुनिए बच्चों, जो जाइगोट बनता है उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आते हैं, जो लक्षण आते हैं वो आपके 50% आप ये जान लीजिए कि वो आपके पेरेंट्स के साइड मतलब फादर के साइड से आते हैं एंड हाफ जो है वो जो क्रोमोसोम्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इसमें मियोसिस होता है. मियोसिस जिसे कि हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं. रिडक्शनल डिवीजन दैट मीन्स मेल अगर मेल का क्रोमोसोम्स, अगर फादर का क्रोमोसोम्स कितने हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मदर में भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. लेकिन जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो आपके गैमेट जो जाइगोट बनता है उसमें आपके हाफ जो है 23 क्रोमोसोम्स फादर से आते हैं, 23 जो है वो मदर से आते हैं. सो वो आपका क्या बनता है, यानी हैप्लॉइड मिलकर के क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं. ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो बच्चा होता है उसमें पैटर्नल यानी फादर के साइड से, यानी हमारे जो दादी दादा हैं, जो अंकल हैं, ठीक है, उनके साइड से वो आता है. और जो आपका 50% जो है जो आपका मदर साइड से अगर हम बात करते हैं, फीमेल की बात करते हैं, मदर की बात करते हैं तो मैटरनल यानी वो नानी नाना से जो भी आपके हैं वो बच्चे में जाते हैं. तो इसीलिए कहा जाता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें वेरिएशन होता है, उसमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं. क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम जो है जो बच्चे होते हैं, जो प्रोजेनी होती है, जो ऑफस्प्रिंग होती है वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा हो, ऐसा नहीं. आप भी देखते हो अपने डेली लाइफ में, आप खुद में भी आप जो आप देख सकते हो एग्जाम्पल के रूप में कि कभी कभी होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनसे बच्चे बिल्कुल अलग होते हैं, कभी फिजिकल अपीयरेंस में अलग होते हैं, कभी बाय नेचर अलग होते हैं, कभी उनकी थिंकिंग अलग होती है. तो डेट मीन्स यही ना आपका वेरिएशन होता है. अब आप ये जान लीजिए कि अगर हमारे अर्थ पे अगर कोई भी पॉपुलेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है और एक ही जैसे सारे लोग हों तो कैसे क्वालिटी मेंटेन होगी, कैसे डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी. तो डाइवर्सिटी के लिए तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तभी ना अगर मेरे पापा डॉक्टर हैं, चाहे मम्मी जो हैं वो टीचर्स हैं या प्रोफेसर हैं या साइंटिस्ट हैं या फादर इंजीनियर है, तो जो बच्चा होता है कभी कभी आप उसको नोटिस करते हो कि वो सिंगर बनना चाहता है, कभी कभी वो डांसर बनना चाहता है. ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या देखने को मिलते हैं, जो जनरेशन बाई जनरेशन जो चेंजेस आता है, जो परिवर्तन आता है वो धीरे धीरे क्या होता है, वो हमारे सोसाइटी में एक तरह से वेरिएशन, एक तरह से डाइवर्सिटी को वो जन्म देता है. ठीक है,
लेकिन अब ह्यूमन बीइंग का बच्चा है तो ऑब्वियस सी बात है वो मनुष्य जैसा दिखाई देगा, कैट का बच्चा है तो वो कैट जैसा दिखेगा, डॉग का बेबी है तो वो डॉग जैसा दिखेगा, एलिफेंट का बेबी है तो वो एलिफेंट जैसा दिखेगा। ये तो बात हो जाती है हमारी स्पीसीज की, जो जिस स्पीसीज का होता है वो उस तरीके से वो लुक लाइक दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये जो था आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, इसमें आपने देखा कि आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें जो मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं वो आपके किससे बनते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स के ही फ्यूज होने से हमारे जाइगोट बनते हैं, और ये जाइगोट आगे चल के क्या बनता है, न्यू ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट होता है। अब देखिए स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई की अगर हम बात करते हैं तो ये शो करते हैं दैट दो डिफर सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी। आप देखते हो कि जब डाइवर्सिटी का मतलब क्या होती है, विभिन्नताएं होती हैं। तो ये जो आपने कभी देखा है कि क्या प्लांट्स जो होते हैं वो एनिमल जैसा दिखाई पड़ता है, या एनिमल जो है वो प्लांट्स जैसा दिखाई पड़ता है? नहीं। क्या फंजाई जो है वो एनिमल्स जैसा दिखता है? नहीं। ये सब जो है आपस में एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, चाहे वो एक्सटर्नली हो। एक्सटर्नल मीन्स उनकी जो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी डेट मीन्स उनका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, जो उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, ठीक है, जो बाहरी उनकी जो रूपरेखा होती है, ठीक है। और एनाटॉमी का मतलब क्या हो गया, जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर है। एनाटॉमी मीन्स उनकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर से जो फिजियोलॉजी है। तो आप देखते हो कि जब ये व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो सरप्राइज की बात नहीं है, दे शेयर अ सिमिलर पैटर्न। मतलब आप देखते हो कि जब कोई भी जो अगर हमको रिप्रोडक्शन करना है, अगर जाइगोट बनना है, तो उसके लिए मेल और फीमेल गैमेट आपस में जो है का पास आते हैं, पास आकर के ही वो क्या होते हैं, आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देख रहे हो, ये बिल्कुल एनसीईआरटी से लिया गया है, एनसीईआरटी का है। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ। हम सब जानते हैं कि जो भी जीव होता है उसका एक सर्टेन एज तक उसकी उसकी जो बॉडी है उसकी जो है उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, मैच्योर होता है। ठीक है, बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने से पहले। ठीक है, अब देखिए इसमें आपके दो फेज दिखाई पड़ रहे हैं, एक आपका जो है वो जुवेनाइल फेज है और दूसरा क्या है आपका वेजिटेटिव फेज है। आप देख रहे हो ना, इसी में वेजिटेटिव फेज भी है। तो जुवेनाइल फेज क्या होता है, जुवेनाइल फेज की हम बात कर रहे हैं, यानी जब कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से पहले, यानी सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले का जो स्टेज होता है, ठीक है, यानी जब वो ग्रोथ और मैच्योर होता है, यानी सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले का जो स्टेज होता है वो जुवेनाइल फेज कहलाता है। ठीक है, और जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, एंड इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स। प्लांट्स में इसको हम किस नाम से जानते हैं, वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं। और ये फेज जो होते हैं वो काफी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में इनका जो ड्यूरेशन होता है वो वेरिएबल, यानी अलग अलग देखने को, चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, फिर से आप ध्यान से सुन लीजिए, दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग जीव में इनमें जो ड्यूरेशन होता है ये जुवेनाइल फेज का, ये क्या होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है। अब देखिए द एंड ऑफ जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज। अब देखिए जब इसका अंत होता है, जब ये समाप्ति की ओर जाता है, जब एंड होता है इसका, तो विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। तो वहीं से आपका क्या शुरू होता है बेटा, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है। रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब जब मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या हो, कैपेबल हो जाए, दोनों ही जो है रिप्रोड्यूस करके अपने समान न्यू ऑफस्प्रिंग को, न्यू ऑर्गेनिजम्स को जन्म देने के लिए क्या हो जाए, कैपेबल हो जाए। तो ये क्या कहलाता है आपका, जो आपका जब आपका जुवेनाइल फेज खत्म होता है तो उसके बाद जो स्टार्ट होता है, जो शुरुआत होती है वो रिप्रोडक्टिव फेज की होती है। एंड कैन बी सी इजली इन द हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर। अब अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो उनमें आप देखते हो कि उनमें जो रिप्रोडक्टिव फेज कैसे पता चलता है, जब फ्लावर्स निकलने शुरू हो जाते हैं। जब फ्लावर्स निकलना शुरू हो जाता है तो डेट मीन्स उसका रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब आप बच्चे ये जान लीजिए कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, कोकोनट हो गया, मैंगो प्लांट्स टू कम टू फ्लावर। अब देखिए जितने भी प्लांट्स होते हैं इन सब में जो है वो अलग अलग टाइम होता है। सब में जो है, जैसे इन सम प्लांट, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं वेयर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस। व्हाट वुड यू कॉल द इंटरफ्लावरिंग पीरियड, जुवेनाइल और
मैच्योर। अब आप ये जान लीजिए कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें जो फ्लावर्स होते हैं, अब आप ये जान लीजिए कि जो फ्लावर्स होता है ये क्या होता है, ये एक तरह से जो होता है सिंबल होता है कि इसमें जो है रिप्रोडक्टिव जो है वो फेज जो है वो स्टार्ट हो गया है। लेकिन अगर हम अपने आसपास कुछ एरिया की बात करते हैं तो ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज इन योर एरियाज, अगर आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपके एरिया के पास कुछ पेड़ पौधे हैं, डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर, तो आप क्या देखते हो कि क्या उनमें जो सेम जो है हर एक ही मंथ में जो है आफ्टर ईयर जो है वो क्या फ्लावर्स आते हैं। व्हाट डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स, और क्या आप इस बारे में सोचते हो कि जो फ्रूट्स की जो अवेलेबिलिटी होती है, जैसे हम बात कर रहे हैं मैंगो की, आम की बात कर रहे हैं, एप्पल की बात करें, जैक फ्रूट क्या होता है आपका, कटहल होता है, ठीक है, यानी इन सीजनल, यानी ये सब कब होते हैं आपके, जैसे सीजनल हम इनकी बात करें, जैसे कुछ क्या होते हैं वो सीजनल होते हैं। आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बच्चा जिसमें जो फ्लावर है वो थ्रू आउट लाइफ जो है वो आपका रहता है। एंड सम प्लांट्स दैट शो सीजनल फ्लावरिंग, बट कुछ फ्लावर्स जो प्लांट्स होते हैं उनमें वो सीजनल फ्लावरिंग होती है। अब देखिए इसमें आप एक चीज ध्यान से देखिए, प्लांट्स जैसे आपकी एनुअल एंड बाइनियल टाइप्स, अब देखिए इसमें क्या है, जो प्लांट्स हैं वो आपके एनुअल और बाइनियल आपके टाइप हैं। अब आप ये देखिए कि एनुअल क्या होता है और बाइनियल क्या होता है, ठीक है। आप इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए कि कुछ फ्लावर्स, हमने आपको पहले ही बोला कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें, मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम आपसे क्या बात कर रहे थे, फ्लावर्स की बात कर रहे थे ना, कि उनमें फ्लावर जो है पूरे साल रहते हैं, और कुछ जो होते हैं उनमें आपका जो है वो आपका क्या होता है, वो सीजनल होता है, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे। तो अब इसमें देखिए आपको मैंने क्या बताया कि जो आपका जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में आपने क्या समझा, कि ध्यान से सुनिए कि जुवेनाइल फेज, अब मैंने आपको क्या बोला था कि जुवेनाइल फेज वो फेज होता है जब वो आपका रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने से पहले का जो फेज होता है वो जुवेनाइल फेज होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका उसके बाद का जो फेज होता है, जब वो सेक्सुअली एक्टिव होने लगता है, ठीक है, यानी वो अपने समान बच्चे को जन्म देने के लिए रेडी हो जाता है, जब मेल और फीमेल जो है वो आपस में एक्टिवली जो है रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं, तो वो रिप्रोडक्टिव फेज कहलाता है। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन जुवेनाइल फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज, तो आप बता सकते हो कि जुवेनाइल फेज जो होता है ये हमारे लाइफ साइकिल का अर्ली फेज होता है, शुरुआती दौर होता है, ठीक है। और अगर रिप्रोडक्टिव फेज की हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव फेज वो फेज होता है जो हमारे लाइफ साइकिल का मिडिल का फेज होता है, बीच का फेज होता है, ठीक है। जुवेनाइल फेज जो होता है इसमें जो ग्रोथ होता है बेटा, इट इज अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ। जुवेनाइल फेज में जो ग्रोथ होता है वो तेजी से होता है, लेकिन अगर हम रिप्रोडक्टिव फेज की बात करते हैं तो इसमें जो ग्रोथ होता है वो स्लो होता है, धीमी गति से होता है, ठीक है। जुवेनाइल फेज में आप जानते हो कि जो ये फेज होता है इसमें चेंजिंग आता है, यानी हमारा जो है शेप और साइज में जो है वो चेंजिंग आती है। बट अगर हम रिप्रोडक्टिव फेज की बात करते हैं तो उसमें एक परमानेंट शेप और साइज वो अटेन कर लेता है, गेन कर लेता है, ठीक है। और जुवेनाइल फेज आपका वो फेज होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होता है। दैट मीन्स इंडिविजुअल्स इन द जुवेनाइल फेज आर नॉट एक्टिव सेक्सुअली, वो सेक्सुअली जो है वो एक्टिव नहीं होता है। बट रिप्रोडक्टिव फेज की अगर हम बात करते हैं तो इनमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होते हैं, वो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन जुवेनाइल फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज। और अब आप यहाँ पे देख रहे हो, आगे आप देख रहे हो कि हम एनुअल और बाइनियल प्लांट्स की बात कर रहे हैं। आप इसमें ध्यान से देखिए बच्चों कि ये जो है आपका, ध्यान से देखिए एनसीईआरटी में प्लांट्स द एनुअल एंड बाइनियल टाइप्स होता क्या है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो शोज क्लियर कट वेजिटेशन, reproductive and senescent phase, but in the perennial species it is very difficult to define these phases। अब आप ये समझ लीजिए कि एनुअल फेज और बाइनियल फेज के बारे में हम आपको प्लांट्स के बारे में बताते हैं कि एनुअल प्लांट्स क्या होता है, बाइनियल प्लांट्स क्या होता है, ठीक है। एनुअल प्लांट वे प्लांट होते हैं द प्लांट्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन ग्रोइंग सीजन, जिसमें प्लांट जो होता है वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है कब, एक ही ग्रोइंग सीजन में, एक ही सीजन में क्या कर लेता है, वो कंप्लीट कर लेता है अपनी लाइफ साइकिल। देखिए ध्यान से सुनिए, हम
एनुअल प्लांट्स की बात कर रहे हैं, इनमें जो प्लांट्स होते हैं, लिसन केयरफुली एवरीवन, जो प्लांट्स होता है कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल इन ग्रोइंग वन सीजन, यानी एक ही सीजन में ये क्या कर लेता है, ये कंप्लीट कर लेता है। बट अगर हम बात करते हैं बाइनियल की, बाइनियल जैसा कि वर्ड है आपका, बाइनियल मीन्स द प्लांट कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल इन 2 ग्रोइंग सीजन। इनको कितना सीजन लग जाता है, इनको 2 ग्रोइंग सीजन लग जाता है। आ रही है बात समझ में? यानी जो आपका बाइनियल है, बाइनियल जो आपका वर्ड है, इस वर्ड से आप क्या समझते हो कि इसमें जो है आपके जो है इसमें 2 जो है आपके 2 ग्रोइंग सीजन आपके उसमें जो है प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, ठीक है। और एनुअल प्लांट में आपने देखा ही कि एनुअल प्लांट जो होता है इसमें वेजिटेटिव फेज जो होते हैं वो इमीडिएटली फॉलो किए जाते हैं, किसके द्वारा, ये अचानक से फॉलो किए जाते हैं आपके रिप्रोडक्टिव फेज के द्वारा। लेकिन अगर हम बाइनियल प्लांट की बात करते हैं तो इनमें द प्लांट्स रिमेन वेजिटेटिव इन द फर्स्ट ग्रोइंग सीजन। इनमें प्लांट जो होते हैं वो फर्स्ट ग्रोइंग सीजन में क्या होते हैं, रिमेन वेजिटेटिव, और आगे जो है विकम वो किसमें, सेकेंड ग्रोइंग सीजन में वो क्या होंगे, एक्टिव जो है विकम रिप्रोडक्टिव हो जाते हैं, किसमें, सेकेंड ग्रोइंग सीजन में। तो ये आपने समझा कि आपका जो आपका ये एनुअल और बाइनियल टाइप्स क्या थे, ये आपको क्लियर हो गए। अब देखिए इसी तरीके से हम कुछ प्लांट्स की बात करते हैं, कुछ फ्यू प्लांट्स की बात करते हैं। फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिनन, जैसे सम ऑफ देम सच एज, अगर हम बम्बू स्पीसीज की बात करते हैं तो इनमें जो फ्लावर होता है केवल अपने लाइफ टाइम में, वंस इन दियर लाइफ टाइम, यानी जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर, ठीक है, कितने समय बाद, 50 से 100 सालों के बाद जो है प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स, वो ज्यादा संख्या में फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है और फिर डाई कर जाता है, ठीक है। अगर हम अनदर प्लांट की बात करते हैं, अन्य प्लांट की बात करते हैं तो उसमें आपका आता है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसे हम आपको क्या कहते हैं, ये आपका जो है ये आपका क्या कहलाता है, ध्यान से सुन लीजिए, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना नीलकुरेंजी फ्लावर्स, ये वंस इन 12 ईयर्स, हम ये आपका इसको कितना समय लगता है, ये 12 सालों में एक बार जो है इनमें फ्लावर्स जो हैं वो आते हैं। और आप ये ध्यान से समझ लीजिए कि जैसे एज मेनी ऑफ यू वुड नो, अगर आप जानते होंगे तो दिस प्लांट फ्लावर, इसमें अभी प्लांट में जो फ्लावर्स आए थे वो कब आए थे, 2006 सितंबर अक्टूबर में आए थे, ठीक है। कब इसमें फ्लावर्स आए थे, 2006 किस सितंबर अक्टूबर के दौरान। अब इसमें 12, आप इसको फिर अब इसके बाद इसमें कब आएंगे फ्लावर्स जो है, हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं किसकी, जो अभी अभी हमने आपको बताया स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना की हम बात कर रहे हैं, यानी जिसे नीला कुरेंजी के नाम से जाना जाता है। इसमें 12 साल में एक बार फ्लावर्स आते हैं। तो अभी जो फ्लावर्स आया था इसमें वो कब आया था, वो 2006 सितंबर अक्टूबर के महीने में आया था। अब आप आगे जान लीजिए कि इसमें फ्लावर्स अब कब आया होगा, 2018 में आया होगा, यानी 12 साल बाद कब आएगा, 2018 में आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है इट मासेस फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म लार्ज ट्रैक ऑफ हिलीज एरियाज इन केरला, ये कहाँ पे आपको पाया जाएगा, जो आपके हिलीज एरियाज हैं वहाँ केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, इनटू ब्लू स्ट्रेचेस एंड अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। और ये इसके जो फ्लावर्स होते हैं बच्चा, वो कैसे होते हैं, वो बिल्कुल ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है, पूरा फिलअप होता है, जो फ्लावर्स होता है पूरा भरा होता है। और जो कि वहाँ के जो काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो टूरिस्ट आते हैं, जो यात्री आते हैं, वो उससे क्या होते हैं, काफ़ी जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, काफ़ी आकर्षित होते हैं इस फ्लावर से, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, नीलकुरेंजी के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया ना कि जो भी आपके प्लांट्स होते हैं उनमें भी जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है उसमें फ्लावर्स की कब आते हैं, और तो वो सब में अलग अलग होता है, उस सब में क्या होता है, वेरिएशन होता है, चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि जो आपका स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना है ये आपका कहाँ पाया जाता है, ये आपका जो हिली एरियाज होते हैं केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु वगैरह में। और ये जो इसके जो आपके फ्लावर्स वगैरह हैं, जो ये पूरा होता है वो कैसा, किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, जो कि वहाँ के टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अट्रैक्ट करने के लिए
फायदा करता है, ठीक है। वहाँ जो टूरिस्ट होते हैं काफी संख्या में जाते हैं और इस फ्लावर से जो होता है जो इससे काफी अट्रैक्ट होते हैं। अब देखिए, अब हम फिर से बात कर रहे हैं आपकी इन एनिमल्स की। अब हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं। द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। जुवेनाइल फेज में क्या होता है, वो किसके द्वारा फॉलो किया जाता है, यानी इसमें जो होता है जुवेनाइल फेज में क्या होता है, आपका जो आपका मॉर्फोलॉजिकल मीन्स हमने आपको पहले ही बताया था, जैसे एक्सटर्नल जो भी चेंजेस होते हैं और फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं वो आपको एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर ये आपको देखने को मिलते हैं। और रिप्रोडक्टिव फेज में आप देखते क्या हो कि इज आल्सो अ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में उसका जो ड्यूरेशन होता है, मैंने पहले भी बोला था, उसका ड्यूरेशन क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि हमारा जो मेन क्या था, आपने समझा कि जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। बाइनियल प्लांट्स के बारे में आपने देखा, एनुअल प्लांट्स के बारे में देखा, आपने कुछ प्लांट्स में से मैंने आपको बैम्बू के ट्रीज के बारे में बताया, और इस जो आपका जो दूसरा था वो मैंने आपको क्या बताया, जो है वो आपको किसके बारे में बताया, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना के बारे में बताया, ठीक है। ये आपने देखा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेट ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। आप कुछ चेंजेस ह्यूमन बींग में भी हमको दिखाई देता है जब वो रिप्रोडक्टिवली क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, यानी जब वो इंडिकेशन आता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो रिप्रोडक्टिवली क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, तो उसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं, ठीक है। वो आप आगे देखने को आपको मिलेगा, रिप्रोडक्शन जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, अमॉन्ग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं, अब आप जान लीजिए कि बर्ड्स जो हैं वो अंडे देते हैं। डू दे ले एग्स ऑल थ्रू द ईयर, ये पूरे साल अंडे देते हैं। तो आप क्या ये बता सकते हो, और इट इज अ सीजनल फिनोमिना, ये क्या होता है, ये सीजनल फिनोमिना। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड लिजर्ड्स, यू विल नोटिस दैट बर्ड्स हैविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली। अगर हम बात करते हैं बर्ड्स की, तो हम जानते हैं कि ये सीजनली जो है वो अंडे देता है, यानी ये जो मतलब जो इसका जो मेन है, जो इसका रिप्रोडक्टिवली वो क्या है, वो सीजनली जो है वो क्या करता है, अंडे देता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर कमर्शियली अगर देखा जाए, अगर ये सीजनली केवल अंडे देगा तो कमर्शियली यानी इकोनॉमिकली हम कैसे इसको हर महीने जो है 12 महीने उसको हम जो है सेल कर पाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बर्ड्स के लिए हम क्या करते हैं, बर्ड्स इन कैप्टिविटी एज इन पोल्ट्री फार्म कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर। बर्ड्स के लिए जो है पोल्ट्री फार्म हम बनाते हैं, यानी मुर्गी पालन जो भी हम उसको क्या करते हैं, उसको हम पूरे साल जो है उससे हम अंडे प्राप्त कर सकते हैं। यानी इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके हिसाब से हमें उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसको इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो पूरे साल हमें ईजिली जो है वो अंडे दे सके। तो जो पोल्ट्री फार्म, आप इसको आप नहीं कह सकते हो कि ये उसका जो है रिप्रोडक्टिव वो है, ठीक है, क्योंकि वो तो जो है आपका रिप्रोडक्टिवली जो है वो आपका सीजनल है। यानी अगर हम रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपका सीजनल अंडे देती, ठीक है, लेकिन ये तो हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, तो इसके लिए हम पोल्ट्री फार्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि हम कितने अंडे बना सकते हैं, पूरे साल उस अंडे को हम बेचते हैं। सो इस केस में होता है क्या, इन दिस केस लेइंग एग्स इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। इसमें ये रिप्रोडक्शन, इसका ये रिप्रोडक्शन नहीं कहलाएगा। मैंने पहले ही बोला कि अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये केवल सीजनल अंडा देगा, बर्ड्स क्या है, सीजनल अंडे देगी, ठीक है। लेकिन अगर हम अपना कमर्शियली हम फायदे के लिए हम क्या करते हैं, अपने इकोनॉमिकली फायदे के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए मतलब हम 12 महीने इसको जो है मुर्गी जो अंडे जो हम प्राप्त करते हैं और उसको हम सेल करते हैं, बेचते हैं। तो ये जो है आपका विच इज़ नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, बट इज़ अ कमर्शियली एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ये मनुष्य के फायदे के लिए हम इसका जो है फायदा उठाते हैं, कमर्शियली हम इसको जो है अपना फायदे के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। द फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स एग्जिबिट साइक्लिकल चेंजेस इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरीज एंड एसेसरी डक्ट एज वेल एज हार्मोन्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव
फेस। अगर अब हम बात करते हैं जो भी प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं उनके फीमेल्स की, प्लेसेंटल मैमल्स मीन्स जो आपकी जो फीमेल्स होती हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जब उनमें ओवरीज की जो एक्टिविटी होती, जब उसमें चेंजेस आता है, जब हमारी ओवरीज है, ओविडक्ट है, ठीक है, जब ये एक्टिवली क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के उससे रिप्रोडक्टिवली क्या होते हैं, जब एक्टिव होते हैं तो उनमें कुछ साइक्लिकली आपको चेंजेस देखने को मिलता है, और साथ ही साथ एसेसरी डक्ट में भी, और साथ ही साथ हार्मोन्स भी जो हैं वो हमारा रिप्रोडक्टिव फेज के साथ जो हैं वो काफी तेजी से क्या होते हैं, वो चेंज होते हैं, ठीक है, और चेंज होते हैं, चेंज होने के साथ ही क्या होता है, वो जो है रिप्रोडक्टिवली जो है वो एक्टिव होते हैं। बट अगर हम नॉन प्राइमेट की बात करते हैं, नॉन प्राइमेट मैमल, यानी जो नॉन प्राइमेट, देखिए प्राइमेट में आप सब जान रहे हो, प्राइमेट में हमारे जो है ह्यूमन बींग्स वगैरह है, हम लोग क्या है, हम लोग जो है वो हम लोग क्या कहलाते हैं बच्चों, एक होता है प्राइमेट और एक होता है नॉन प्राइमेट, ठीक है, प्राइमेट और नॉन प्राइमेट होता है, ध्यान से सुनिए आप लोग, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, मतलब इंडिविजुअल्स की, तो आपने देखा कि जो हमारा हम जो रिप्रोडक्शन होता है हमारे में, जो हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो आपके हमारे जो है बॉडी में जो हमारे अंदर का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट्स है, जैसे ओवरीज वगैरह है, उसमें काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं, एसेसरी डक्ट में चेंजेस देखने को मिलते हैं, हार्मोन्स हमारे चेंज होते हैं, किसके दौरान, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेस के दौरान। बट अगर हम नॉन प्राइमेट मैमल्स की बात करते हैं, जैसे काऊ हो गई, शिप हो गई, रेट, डियर्स, डॉग, टाइगर्स, ये सब की अगर हम बात करते हैं, तो इनमें जो होता है सच साइक्लिकली चेंजेस, इनमें भी जो साइक्लिकली चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के दौरान, वो क्या कहलाते हैं, वो एस्ट्रस साइकिल कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एस्ट्रस साइकिल कहलाते हैं। यानी अगर हम नॉन प्राइमेट की बात करते हैं, नॉन प्राइमेट, आप फिर से सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए, आपको मैंने क्या बताया कि आपका नॉन प्राइमेट की हम बात कर रहे हैं, यानी नॉन प्राइमेट में आपके क्या क्या आ गए, नॉन प्राइमेट में मैंने बोला ना आपके, हम किसकी बात की है नॉन प्राइमेट में, आपका एग्जाम्पल मैंने क्या दिया नॉन प्राइमेट में, काऊ दिया, शिप दिया, रेट दिया, डियर है, डॉग है, टाइगर है। तो इन सब में जो साइक्लिकली चेंजेस होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के दौरान, वो क्या कहलाता है, वो जो साइकिल है वो एस्ट्रस साइकिल कहलाता है, क्या कहलाता है, एस्ट्रस साइकिल कहलाता है। लेकिन अगर हम यही चीज हम अगर प्राइमेट्स की हम बात करते हैं, प्राइमेट्स मैमल की बात करते हैं, प्राइमेट्स फीमेल मैमल्स की बात करते हैं, तो ये आपको किस में देखने को मिलेगा, ये आपको मंकीज हो गया, एप हो गया और ह्यूमंस में देखने को मिलेगा। तो इसे हम किस साइकिल के नाम से जानेंगे, विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कहलाएगी, ठीक है। तो आपने देखा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एस्ट्रस साइकिल आपने क्या देखा, एस्ट्रस साइकिल जो है ये आपकी, इसमें जो फीमेल्स होती हैं, इनमें जो है आपका मैंने क्या बोला कि इनमें देयर इज नो ब्लड लॉस, इसमें ब्लड लॉस नहीं होता है, और ये जो होती हैं आपकी फीमेल नॉन प्राइमेट्स में होती हैं। जो एस्ट्रस साइकिल है किसमें होता है, फीमेल नॉन प्राइमेट्स में होता है। लेकिन अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो ये जो है आपका इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो है काफ़ी ब्लड जो है वो लॉस होता है, किसके दौरान, मेंस्ट्रुएशन के दौरान काफ़ी ब्लड लॉस होता है। और ये जो होता है आपका किस में पाया जाता है, इट अकर्स इन फीमेल प्राइमेट्स में पाया जाता है। और अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो एग्जाम्पल आप क्या बताओगे, नॉन प्राइमेट्स में मैंने आपको क्या बताया, काऊ, डॉग है, कैट है, शिप है, एक्सेट्रा। और अगर हम प्राइमेट्स की बात करते हैं तो प्राइमेट्स में आपका मंकी हो गया, आपके एप्स हो गए और ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है। अब इसी तरीके से कुछ होता है आपका जो है वो है वाइल्ड कंडीशन एंड एग्जिबिट सच साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड आर देयर बाई कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स। अब देखिए कुछ ब्रीडर्स ऐसे होते हैं जिन्हें कि हम सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। सीजनल मतलब वो केवल सीजन में ही वो क्या करते हैं, सीजनल ब्रीडर्स जो होते हैं वो आपके सीजन में ही ब्रीड करते हैं, ठीक है। अब आप इसमें ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुली एवरीवन, आप इस चीज को ध्यान से सुनिए। जो सीजनल ब्रीडर्स होता है, आपको मैंने अभी क्या बताया कि जैसे द टर्म पॉलीएस्ट्रस, पॉलीएस्ट्रस का इस्तेमाल हम किसके लिए करेंगे, ध्यान से देखिए।
सबसे पहले डॉग जो होता है, डॉग क्या होता है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो नॉन प्राइमेट मैमल्स हैं, नॉन प्राइमेट फीमेल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, नॉन प्राइमेट में मैंने आपको कैट, डॉग, डियर, शिप और हमने काऊ के बारे में आपको बताया ना कि ये क्या होते हैं, ये आपके नॉन प्राइमेट होते हैं, यानी इनमें जो होता है ब्लड लॉस नहीं होता है, ठीक है। और इनमें जो होते हैं आपके क्या क्या चीजें आती हैं, इनमें एक आता है जो आपका एस्ट्रस साइकिल जो होता है इज फॉलोड बाय अ पैसिव पीरियड। जो ये पैसिव पीरियड होता है वो क्या कहलाता है, अनएस्ट्रस साइकिल कहलाता है, यानी इट में वेरी फ्रॉम अ फ्यू मंथ्स टू मोर देन अ ईयर, इसमें कुछ महीने से 1 साल लगता है, ठीक है। जैसे डियर, डियर जो होता है वो क्या कहलाता है, मोनोएस्ट्रस कहलाता है। क्यों डियर, हिरन, हम क्यों डियर के बारे में कहते हैं कि मोनोएस्ट्रस है, क्योंकि इट एक्सपीरियंसेस एस्ट्रस वंस अ ईयर, ये कितने में पूरा करता है, 1 ईयर, मतलब इसका जो एक्सपीरियंस है वो क्या है, 1 साल, मतलब अ ईयर, साल के अंदर। डॉग जो है वो आपका बाई एस्ट्रस, यानी अस दे एक्सपीरियंस 2 एस्ट्रस इन अ ईयर, 2 लगता है। द टर्म पॉलीएस्ट्रस इज यूज्ड फॉर अ सक्सेशन ऑफ पीरियड ऑफ एस्ट्रस इन 1 ईयर और 1 ब्रीडिंग सीजन, जैसे कैट हो गया, काऊ हो गया, पिग, हॉर्स, शिप, गोट, ठीक है। पॉलीएस्ट्रस का मतलब क्या होता है, पॉलीएस्ट्रस में आपके माउस आ जाएंगे, हैज मेनी एस्ट्रस इन अ ईयर, ठीक है, यानी ये बहुत मतलब एस्ट्रस इन अ ईयर, जो मेनी एस्ट्रस इन अ ईयर में जो है ये आपके जो है ब्रीडिंग करते हैं। डियर और डॉग जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। सीजनल मतलब दे डेवलप फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली ड्यूरिंग पर्टिकुलर फेवरेबल पीरियड, यानी इनका जब इनके हिसाब से जो फेवरेबल कंडीशन आता है तभी ये क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं ब्रीडर्स, इसीलिए इनको सीजनल ब्रीडर्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इन्हें, सीजनल ब्रीडर्स के नाम से जाना जाता है। तो आपने देखा कि सीजनल ब्रीडर्स क्या होता है, सीजनल ब्रीडर्स, ध्यान से सुन लीजिए, जब आपके जो कंडीशन होता है जिस ऑर्गेनिजम्स का, जिस जीव का फेवरेबल सीजन में जब वो आपका रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है, तो वो क्या कहलाता है, सीजनल ब्रीडर्स कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, सीजनल ब्रीडर्स कहलाता है। बट ऐसे बहुत सारे अन्य मैमल्स हैं आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट दियर रिप्रोडक्टिव फेस, वो जो रिप्रोडक्टिवली उनका जो फेस होता है पूरे साल क्या होता है, मतलब हमेशा जो एक्टिव होता है, एंड हेंस आर कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको क्या बताया, अभी हमने आपको ये बताया ना कि सीजनल ब्रीडर्स के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, डियर और डॉग। ध्यान से सुनिए, सीजनल जो ब्रीडर्स होते हैं जो अपने फेवरेबल कंडीशन में ही ब्रीड करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, उनका एग्जाम्पल क्या है, किस एनिमल में होता है, ये आपका डियर और डॉग में होता है, ठीक है। आ रही बात समझ में, यानी इनमें जो आपका ब्रीडर्स जो ब्रीडिंग होती है वो इनके फेवरेबल पीरियड में ही होती है। बट जो आपका कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं, कंटिन्यूअस में जो आपका लगातार थ्रू आउट जो है ब्रीडिंग कर सकते हैं, तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, माउस हो जाएगा। माउस इज अ कंटिन्यूअस ब्रीडर, यानी इसके लिए जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है थ्रू आउट द ईयर, ये पूरे साल जो है वो ब्रीड करने के लिए क्या होता है, एक्टिव होता है। तो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, ध्यान से सुनिए आप सभी लोग। अब देखिए इसमें हम बात करते हैं that we all grow old if we live long enough is something that we recognize. But what is meant by growing old? The end of reproductive phase can be considered as one of the parameters of senescence or old एज। ध्यान से देखिए बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं सेंसेंट या ओल्ड एज फेज की। अभी हमने सबसे पहला फेज क्या देखा था, जुवेनाइल फेज देखा था। जुवेनाइल फेज का मतलब जो आपका लाइफ का जो अर्ली फेज होता है, जो शुरुआती दौर होता है, यानी जिसमें इंडिविजुअल जो होता है वो सेक्सुअली एक्टिव या सेक्सुअली मैच्योर नहीं होता है। उसके बाद हमने बात किया था रिप्रोडक्टिव फेज की, जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो सेक्सुअली क्या होते हैं बच्चा, एक्टिव होते हैं, रिप्रोडक्टिवली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो वो आपका रिप्रोडक्टिव फेज कहलाया। लेकिन अब जो तीसरा फेज है, यानी जब हम अपने लाइफ का, जब हम पूरी लाइफ जी लेते हैं और जब हम रिप्रोडक्टिव फेज के बाद
के जो फेज में हम एंट्री करते हैं तो वो हमारा कहलाता है ग्रोइंग मतलब ओल्ड, यानी जब हम बूढ़े होने जाते हैं सेंसेंट फेज, यानी वो हमारा ओल्ड एज कहलाता है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें जो है हमारी बॉडी जो होती है स्लोइंग, मेटाबॉलिज्म जो हमारा होता है वो धीमा हो जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पेन, हमारे लाइफ स्पेन का ये लास्ट क्या होता है, लास्ट फेज होता है। एंड ओल्ड एज अल्टीमेटली लेट्स टू डेथ, और इस ओल्ड एज के बाद अचानक से जो है वो हमारी डेथ हो जाती है। हमारी लाइफ स्पेन कंप्लीट होने के बाद जो है हमारी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो आपने ये 3 फेज आपने देखा। आपने कौन कौन से फेज देखे, आपने रिप्रोडक्टिव फेज देखे, जुवेनाइल फेज देखे और सेंसेंट या फिर ओल्ड एज ओल्ड फेज देखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन बोथ प्लांट्स और एनिमल्स की। मतलब प्लांट्स और एनिमल्स में क्या होता है, हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशंस बिटवीन द 3 फेजेस। हार्मोन जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन 3 फेजेस के लिए। इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब देखिए हमारा जो इंटरेक्शन होता है वो किसके साथ होता है, जो हमारा जो भी फैक्टर्स जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को जो चलाते हैं वो कौन से होते हैं, वो उसके लिए हार्मोन्स भी जिम्मेदार होता है, साथ ही साथ हमारे इन्वायरमेंट भी जिम्मेदार होते हैं, हमारा पर्यावरण भी जिम्मेदार होता है। कभी कभी बच्चों आप लोग देखते हो कि जब हम कहीं अपने शहर से बाहर किसी दूसरे सिटी में जाते हैं, किसी दूसरे अगर हम क्लाइमेट में जाते हैं, तो कभी कभी होता क्या है कि हमें वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो मानसून है वो हमें शूट नहीं करता है। कभी कभी हम जाते हैं, अगर जो है कोई भी महिला अगर प्रेग्नेंट नहीं होती है या रिप्रोडक्टिवली जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो डॉक्टर जो होते हैं वो आपके हार्मोन्स तो चेक करते ही हैं, साथ ही साथ अगर आपके हार्मोन्स लेवल ठीक है तो पता चलता है कि इन्हें यहाँ का क्लाइमेट जो है, जलवायु यहाँ का सूट नहीं किया है। ठीक है, वो डिपेंड करता है, वो हमारी बॉडी जो है वो कहीं और के जो इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर पाती है या नहीं कर पाती है। ठीक है, तभी ना कहा जाता है कि जो रिप्रोडक्टिव जो पीरियड प्रोसेस होता है उसका जो इंटरेक्शन होता है वो केवल हार्मोन से ही नहीं होता है, बल्कि हार्मोन्स के साथ ही साथ वो हमारा इन्वायरमेंट से भी उसका क्या होता है, इन्वायरमेंट फैक्टर भी उसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, जो कि क्या चलाता है, रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियर। जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, जो आपके जो हैं उससे रिलेटेड जो बिहेवियर होता है वो भी जो होता है ऑर्गेनिजम्स का एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो ये था हमारे प्लांट्स और एनिमल्स का कि जिनमें हार्मोन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हार्मोन्स के साथ ही साथ हमारा इन्वायरमेंट जो है वो भी उसके लिए जिम्मेदार होता है। अब हम आते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कौन कौन से इवेंट्स आते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी जब हम गेन कर लेते हैं, मैच्योरिटी जब हम प्राप्त कर लेते हैं, जब हम पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं, किसके लिए, सेक्सुअली, ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट इवेंट्स एंड प्रोसेसेस दैट हैव रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलरिटी even though the structures associated with sexual reproduction are indeed very different। तो क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, अब इसमें आप ये ध्यान से देखिए कि इनमें होता क्या है कि अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो मैंने पहले ही बोला था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स होते हैं, द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू इलेबोरेट, ये काफ़ी इलेबोरेट होता है, काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स, काफ़ी जटिल होता है। एंड फॉलो और रेगुलर सिक्वेंस, और लगातार जो है सिक्वेंस से फॉलो किया जाता है। दैट मीन्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये किसके द्वारा कैरेक्टराइज होता है, which is characterized by the fusion of the male and female gametes, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस किया था। यानी जो जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स के थ्रू होता है। और इसके बाद आता है आपका एम्ब्रायोजेनेसिस, यानी जाइगोट के बाद का जो आगे का जो प्रोसेस होता है वो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। फॉर कन्वीनियंस हम देखते हैं कि दिस सिक्वेंशियल इवेंट्स जो हैं इनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज प्री फर्टिलाइजेशन, द सेकेंड वन इज फर्टिलाइजेशन एंड द लास्ट जो है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। अब देखिए, ये जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है ये हमारा
किसका इवेंट्स है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, यानी दिस इंक्लूड ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पीरियड टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यानी इनमें क्या होता है, ये प्री का मतलब आप जान ही रहे हो कि जो प्री फर्टिलाइजेशन जो है आपका, इसमें दो मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आते हैं। वो क्या है आपके? गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस का मतलब इन विच फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेटोजेनेसिस मींस द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। और दूसरा क्या है? वो है आपका गैमेट ट्रांसफर। अब हम जाते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं डिस्कस करने गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस जो कि मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर दिया था, जिसमें क्या होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी गैमेट्स जो हैं वो बनते हैं। यानी एज यू आर ऑलरेडी aware, gametogenesis refers to the process of formation of the two types of gamete। यानी ये वो प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन होता है किसका? दो प्रकार के गैमेट्स, यानी दो प्रकार के गैमेट्स, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स की हम बात कर रहे हैं। और गैमेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? आर हैप्लॉइड सेल्स। वो क्या होते हैं आपके? हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। हैप्लॉइड मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आपका मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करके जाइगोट बनाता है तो वो हैप्लॉइड स्टेज में होता है, यानी हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स आप देखते हो वो मेल और फीमेल गैमेट्स से आते हैं और डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट क्या बनाते हैं? डिप्लॉइड बनाते हैं, क्योंकि उसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं 23 + 23, अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो 46 हो जाता है। इस तरीके से जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सभी जीव में जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं इन सम एल्गी, कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जैसे द टू गैमेट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस दैट इज इट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है होमोगैमेट्स, या विच इज ऑल्सो नोन एज आइसोगैमेट्स। ध्यान से देखिए, होमोगैमेट्स या इसी को हम किस नाम से जानते हैं? आइसोगैमेट्स के नाम से जानते हैं। होमोगैमेट्स एंड आइसोगैमेट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। होमोगैमेट्स क्या होता है? होमो या आइसो जैसा कि वर्ड है, दैट मीन्स यानी इसमें जो गैमेट्स हैं वो क्या है? अगर हम मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, इनमें जो मेल और फीमेल जो होते हैं दोनों ही दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। और इनमें पॉसिबल नहीं हो पाता है, संभव नहीं हो पाता है कि कैसे हम इनको डिवाइड करें कि कौन सा गैमेट मेल है और कौन सा गैमेट फीमेल है, क्योंकि दोनों ही देखने में बिल्कुल कैसे दिखाई पड़ते हैं? बिल्कुल सिमिलर दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल सेम दिखाई पड़ते हैं। सो दैट्स व्हाई विच इज नोन एज आइसोगैमेट्स, या फिर इसे हम किस नाम से जानते हैं? होमोगैमेट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा कि होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स क्या है? यानी जो बिल्कुल देखने में सेम एक जैसे हो उन्हें हम क्या कहते हैं? जब आप उनको बिल्कुल जो है वो बिल्कुल भी उनको आप अलग न कर पाए, न डिफ्रेंशिएट कर पाए कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, तो वो आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स कहलाता है, ठीक है। अब इस तरीके से अगर हम इन मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, यानी जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं जो ऑर्गेनिजम्स, हम मेजॉरिटी की बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी की बात करते हैं, तो जो गैमेट्स होते हैं प्रोड्यूस आर ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप्स। तो वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? हेट्रोगैमेट्स के रूप में। हेट्रोगैमेट्स का मतलब क्या हो गया? यानी जो अलग हो। यानी इन सच ऑर्गेनिजम्स, इस ऑर्गेनिजम्स में जो मेल होता है वो क्या कहलाता है? द मेल गैमेट इज कॉल्ड द एंथ्रोजॉइट्स। वो क्या कहलाएगा? एंथ्रोजॉइट्स। द मेल गैमेट इज कॉल्ड द एंथ्रोजॉइट्स, या इसी को हम स्पर्म के नाम से जानते हैं। और जो फीमेल गैमेट्स होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? विच इज कॉल्ड एग और ओवम। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। कुछ एल्गी की हमने बात किया, इन सम एल्गी, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में अपीयरेंस में एक दूसरे से बिल्कुल सेम थे, बिल्कुल सिमिलर थे, यानी उनको आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल है कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, जिसे कि हम होमोगैमेट्स के नाम से जानते हैं, या उसे हम आइसोगैमेट्स भी कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेक्सुअली मेजोरिटी में, अगर हम बात करते हैं रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की, तो इनमें जो गैमेट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं टू मॉर्फोलॉजिकली टाइप्स, यानी जो मेल गैमेट्स होता है उसे हम एंथेरोजॉइट्स या फिर स्पर्म कहते हैं, जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उन्हें हम एग और ओवम कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, वो है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। अब ध्यान से देखिए, किसी भी ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअलिटी का क्या मतलब है,
ठीक है, सेक्सुअलिटी का क्या मतलब है, अब ध्यान से सुनिए। Sexual reproduction in organisms generally involve the fusion of gametes from two different individual. Sexually जो रिप्रोडक्शन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें आप देखते हो कि ये इन्वॉल्व होता है, किससे इन्वॉल्व होता है, द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। किससे इन्वॉल्व होता है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, यानी उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मेल और फीमेल गैमेट्स के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, अब ध्यान से देखिए, अब इसमें हम बात कर रहे हैं प्लांट्स में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट। अगर किसी भी प्लांट में मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं अगर वो सेम प्लांट में पाए जाते हैं तो उन्हें बाइसेक्सुअल कहा जाता है। बाइसेक्सुअल का मतलब जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या हो, एक ही प्लांट में हो, सेम प्लांट में, वो बाइसेक्सुअल कहलाता है। या अगर जिसमें और ऑन डिफरेंट प्लांट्स, वो यूनिसेक्सुअल कहलाता है। और जब आपका जो मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग अलग प्लांट में होता है तो वो क्या कहलाता है, यूनिसेक्सुअल। अब आप ध्यान से समझिए, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल वे होते हैं जिनमें जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, सेम प्लांट में होते हैं, वो बाइसेक्सुअल कहलाता है। और जिस प्लांट में, मतलब जब डिफरेंट प्लांट में यही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो आपका यूनिसेक्सुअल कहलाता है। ठीक है, अब इस तरीके से हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल फंजाई एंड प्लांट्स की। बहुत सारे फंजाई और प्लांट्स की बात करते हैं तो ये जो टर्म होता है वो किसका हम इस्तेमाल करते हैं, होमोथैली एंड मोनोसियस। होमोथैलिक या मोनोसियस को हम किसके लिए डिनोट करते हैं, आर यूज टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन। इसको हम किस कंडीशन के लिए डिनोट करते हैं, ध्यान से सुनिए, होमोथैलिक और मोनोसियस की हम बात कर रहे हैं। होमोथैलिक या मोनोसियस को हम डिनोट करते हैं बाइसेक्सुअल कंडीशन की। बाइसेक्सुअल कंडीशन का मतलब जब एक ही में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो, जो कंडीशन होता है बाइसेक्सुअल का मतलब, अगर हम कंडीशन की बात कर रहे हैं, बाइसेक्सुअल कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई भी मेल और फीमेल आपके सेम इंडिविजुअल में हो, सेम एक ही में हो, तो वो बाइसेक्सुअल कंडीशन कहलाता है। और अगर हेट्रोथैलिक है या उसे हम डायोसियस कह रहे हैं, इसका टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं, इस टर्म का इस्तेमाल टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल कंडीशन। इसका इस्तेमाल हम यूनिसेक्सुअल कंडीशन के लिए करते हैं, यानी इसमें आपके अलग अलग जो मेल और फीमेल जो हैं वो पाए जाते हैं, वो आपका यूनिसेक्सुअल कंडीशन कहलाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स की तरफ बढ़ते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स द यूनिसेक्सुअल का मतलब जब मेन फ्लावर आपकी स्टेमिनेट हो। स्टेमिनेट का मतलब क्या होता है, यानी इसमें स्टेमन पाया जाता है, स्टेमन होता है मेन फ्लावर के लिए, यानी दैट इज बियरिंग स्टेमन्स। मेल फ्लावर को हम स्टेमिनेट क्यों कह रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, क्योंकि इनमें स्टेमन्स पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, स्टेमन पाया जा रहा है। बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स may be present on the same individual। अगर बोथ मेल और फीमेल फ्लावर्स अगर पाए जा रहे हैं किसमें, सेम इंडिविजुअल में, एक ही इंडिविजुअल में, तो वो क्या कहलाएगा, वो मोनोसियस कहलाएगा। अगर यही मेल और फीमेल फ्लावर्स आपके पाए जाते हैं सेपरेट इंडिविजुअल्स में, यानी अलग अलग इंडिविजुअल में, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका डायोसियस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, डायोसियस कहलाएगा। ध्यान से सुनिए, मोनोसियस या होमोथैलिक की हम बात कर रहे हैं, जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, सेम प्लांट में होते हैं, तो वो आपका मोनोसियस हो जाएगा। ठीक है, यानी बाइसेक्सुअल, वो कंडीशन क्या कहलाएगा, बाइसेक्सुअल कंडीशन कहलाएगी, यानी जब मेल और फीमेल एक ही में हो। लेकिन जब हम डायोसियस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स अलग इंडिविजुअल, जब वो अलग अलग मेल और फीमेल अलग अलग इंडिविजुअल्स में होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो डायोसियस कहलाते हैं। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बच्चों, जैसे सम एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसियस प्लांट्स आर। अब देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, जो आपके मोनोसियस प्लांट हैं, मोनोसियस हम प्लांट की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। आपने देखा कि जो आपके मोनोसियस प्लांट है उसका एग्जाम्पल है, उसका एग्जाम्पल क्या है, आपका कुकुरबीट है। ठीक है, कुकुरबीट है। आप ध्यान से देखिए, जो आपके एग्जाम्पल्स है मोनोसियस प्लांट के, वो है कुकुरबीट्स एंड कोकोनट। क्या है आपके, कुकुरबिट और कोकोनट्स हैं। ठीक है, और आपका जो डायोसियस प्लांट है वो आपका क्या है, पपेया
और डेट पाल्म है। क्या है आपका? पपेया और डेट पाल्म है। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए आप लोग। जो आपका मोनोसियस है उसका एग्जाम्पल क्या है? मोनोसियस का एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया? कुकुरबीट और कोकोनट बताया। और जो आपके डायोसियस थे उसका एग्जाम्पल मैंने क्या बताया? डायोसियस का जो एग्जाम्पल था वो आपका पपेया और डेट प्लम, मतलब आपके जो खजूर होते हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल थे आपके वो किसके थे? हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? मोनोसियस की बात कर रहे थे। मोनोसियस प्लांट का आपने देखा कुकुरबीट और कोकोनट है, और डायोसियस का क्या देखा? पपेया और डेट पाल्म है। ठीक है, तो क्वेश्चंस अगर आपसे पूछता है तो क्वेश्चंस पूछेगा आपसे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मोनोसियस एंड डायोसियस प्लांट्स, गिव टू एग्जांपल्स ईच प्लांट। ठीक है, तो मोनोसियस और डायोसियस आपने समझा कि मोनोसियस क्या होता है? जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपके सेम प्लांट में होते हैं, और ये कंडीशन क्या कहलाती है? बाइसेक्सुअल कंडीशन कहलाती है। और डायोसियस क्या होता है? जिनमें मेल और फीमेल जो आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिफरेंट प्लांट में होते हैं, और ये कंडीशन क्या कहलाता है? यूनिसेक्सुअल कंडीशन कहलाता है। तो एग्जाम्पल अगर आपसे पूछता है तो आप बता सकते हो कि मोनोसियस प्लांट के जो एग्जाम्पल हैं वो आपके कुकुरबीट और कोकोनट हैं, और जो बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल हैं आपके जो, मतलब ये मोनोसियस की हम बात कर रहे थे जिसे कि आप जो है बाइसेक्सुअल कंडीशन के नाम से जानते हो। और अगर हम डायोसियस की बात करते हैं जिसे हम यूनिसेक्सुअल के नाम से, कंडीशन के नाम से जानते हैं, तो इनमें आपका पपेया, डायोसियस प्लांट का पपेया और डेट पाल्म जो है वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब देखिए, नेम द टाइप ऑफ गैमेट्स दैट आर फॉर्म्ड इन स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर। गैमेट के जो टाइप्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं किसमें? स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर। स्टेमिनेट मतलब हमने मेल फ्लावर की बात की थी ना, जो कि स्टेमन, जो किससे बना होता है? स्टेमन, जिसमें क्या पाई जाती है? स्टेमन्स पाई जाती है। और फीमेल फ्लावर जो होती है वो आपकी क्या होती है? वो पिस्टिलेट, यानी उसमें क्या पाई जाती है? पिस्टल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पिस्टल पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट है आपका वो है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। कैसे गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो है आपका सेल डिवीजन होता है? तो सेल डिवीजन के बारे में आई थिंक आपको याद होगा, मैंने शुरू में ही बोला था कि सेल डिवीजन, अगर हम माइटोसिस और मियोसिस की बात करते हैं तो माइटोसिस जिसे कि हम इक्वेशनल डिवीजन के नाम से जानते हैं, जिसमें जो सिंगल पेरेंट होता है विच इज कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिजम्स, जिसमें जो सिंगल पेरेंट होता है वो इन्वॉल्व होता है, कैपेबल होता है किसके लिए? अपने समान न्यू ऑर्गेनिजम्स को जन्म देने के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं मियोसिस की बात करते हैं तो ये आपका कौन सा डिवीजन होता है? ये रिडक्शनल डिवीजन होता है। इसमें मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज करके डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से देख लो कि जो आपका सेल डिवीजन होता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, क्या होता है? सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अब ध्यान से देखिए, जो सेल डिवीजन हो रहा है आपका गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, सबसे पहले गैमेट्स जो होते हैं वो आपके हेट्रोगैमेटिक होते हैं। स्पीसीज टू टाइप्स ऑफ, जैसे मेल और फीमेल गैमेट्स की हमने बात किया। अब देखिए, गैमेट्स आर हैप्लॉइड। अगर ये आपके हैप्लॉइड हैं, द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। जो पेरेंट, मतलब जो ये अराइज करेगा जो पेरेंट प्लांट बॉडी, तो मे बी वो हैप्लॉइड होगा या चाहे डिप्लॉइड बनाएगा। तो अगर हम माइटोटिस की बात करते हैं तो हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोटिक डिवीजन। हैप्लॉइड में क्या होता है? हैप्लॉइड पेरेंट्स जो प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स अगर माइटोटिक डिवीजन के द्वारा, तो आप जानते हो कि वो अपने ही समान सेम क्या बनाते हैं? प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। लेकिन अगर हम मियोसिस में जाते हैं, जैसा कि आप सेल डिवीजन तो आपने क्लास 11th में आपने पढ़ ही लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेवरल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग मोनेरा, फंजाई, एल्गी। ध्यान से सुनिए, मोनेरा, फंजाई और एल्गी की अगर हम बात कर रहे हैं, लिसन केयरफुली, एंड ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। ध्यान से देखिए, आपके जो सेवरल ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं, किससे बिलोंग करते हैं? मोनेरा से, फंजाई से, एल्गी से और ब्रायोफाइट से। उनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। बट इन ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, तो इनमें जो पेरेंटल बॉडी होती है वो कैसी होती है? पेरेंटल बॉडी विच इज डिप्लॉइड। हमारी पेरेंटल बॉडी कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है।
तो इट इज ऑब्वियस दैट जो मियोसिस होता है, द रिडक्शन, मैंने आपको पहले ही बोला मियोसिस में कौन सा डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। दैट मीन्स हैज टू अकर इफ अ डिप्लॉयड बॉडी हैज टू प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमेट्स। जो डिप्लॉयड बॉडी बनती है वो किसके थ्रू बनती है, वो बाई हैप्लॉयड, यानी जो आपका रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है उसके थ्रू जो है वो आपकी डिप्लॉयड जो है वो जाइगोट जो है वो बनता है। मैंने पहले ही बोला था कि जो आपका माइटोसिस होता है वो आपका क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, यानी उसमें जो पेरेंट बॉडी होती है वो केवल इन्वॉल्व होती है किसके लिए, पेरेंट बॉडी जो होती है वो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है अपने समान ऑफस्प्रिंग को, सेम कॉपी ऑफस्प्रिंग को जन्म देने के लिए। लेकिन अगर हम मियोसिस की बात करते हैं, मियोसिस जैसा कि आपने देखा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की हम बात करते हैं, तो इनकी जो पेरेंटल बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है, यानी इनमें जो होता है हैप्लॉइड से जो है जो जाइगोट बनता है वो डिप्लॉयड गैमेट जो है वो डिप्लॉयड जो है वो बनते हैं। अब आगे आप देख रहे हो, कुछ डायग्राम देख रहे हो, जैसा कि आप कॉकरोच में आप देखते हो कि कॉकरोच क्या है आपका, कॉकरोच आपका बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है। कॉकरोच जो है वो आपका क्या कहलाएगा, कॉकरोच आपका, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है, यानी डायोसियस हुआ ना, यानी अब आपका क्या हो गया, यूनिसेक्सुअल हुआ। और अर्थवर्म की बात करते हैं तो अर्थवर्म में जो है आपका जो मेल और फीमेल जो है वो एक ही में होते हैं, अर्थवर्म में मेल और फीमेल एक ही में होते हैं, ठीक है। तो अर्थवर्म की अगर हम बात करते हैं तो अर्थवर्म में क्या है आपका, अर्थवर्म जो है इसमें आपके जो मेल और फीमेल हैं वो क्या होंगे, वो बिल्कुल आपके एक होंगे, मतलब इसमें मेल और फीमेल जो है वो एक में पाए जाएंगे, यानी डाइवर्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। आप डायग्राम देख रहे हो, एनसीईआरटी का ये डायग्राम है जिसमें आप बाइसेक्सुअल एनिमल्स में अर्थवर्म को आपने देखा कि इसमें मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में है। यूनिसेक्सुअल आप बी देख रहे हो कॉकरोच को, कॉकरोच के लिए मैंने पहले ही बोला कि आपका यूनिसेक्सुअल है, यानी इसमें जो है आपके मेल और फीमेल अलग अलग हैं। उसके बाद सी में आप मोनोसियस प्लांट देख रहे हो जिसमें कि आपके मेल और फीमेल एक ही में पाए जा रहे हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फिर आप डी में देख रहे हो डायोसियस प्लांट जिसमें कि मेल और फीमेल जो है फ्लावर जो है वो बिल्कुल अलग अलग पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये आपने डायग्राम देखा, एग्जाम्पल देखा, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखिए, आप देख रहे हो कि कुछ क्रोमोसोम्स नंबर की हम बात करें, ये आपने इसमें आप देखोगे इसमें मैंने फिल किया हुआ है बच्चों, इसको आप कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। देखो इसमें नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं और साथ ही साथ उनके क्रोमोसोम्स नंबर आपके दिए हुए हैं, ठीक है। आपका मियोसाइट्स मतलब आप बात हो रही है 2n, यानी हम बात कर रहे हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब आपका 2n, हैप्लॉइड का मतलब आपका सिंगल n, ठीक है। जो गैमिट्स हैं, अगर ह्यूमन बींग्स में कितने होते हैं, 46 होते हैं, तो 46 का जो हैप्लॉइड होगा वो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। जो गैमिट्स है जो n फॉर्म में है वो क्या हो जाएंगे आपके 23 हो जाएंगे। इस तरीके से बात करते हैं हाउस फ्लाई की, तो इसमें 12 है तो इसका जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 12 अगर आपका ये है तो ये आपका जो है वो आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम रेट की बात करते हैं 42 है तो इसका 21 है। डॉग की बात करते हैं 78 का कितना हो जाएगा, हैप्लॉइड 39 हो जाएगा। इस तरीके से केट की बात करते हैं, इसका 38 है तो 19 हो जाएगा। फ्रूट फ्लाई का 8 है तो इसका जो हैप्लॉइड में आपका जो एन में आपका 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से ऑफियोग्लॉसम फर्न प्लांट की बात करते हैं, इसमें 1260 आपका क्या है मियोसाइट से, इसका जो हाफ है वो कितना हो जाएगा 630 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 630 हो जाएगा। इस तरीके से एप्पल का 34 है तो 17, राइस का 24 है 12, मेज का 20 है तो 10, पोटैटो का 40 है 24, हाफ एन कितना है, अगर 24 है तो इसका डिप्लॉयड कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बटरफ्लाई का 380 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 180, ठीक है। ऑनियन का 16 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आपने देखा इसको कि इसमें जो है आपके जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, आपने देखा कि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, जो विशेष प्रकार का जो सेल्स होती है वो क्या होती है, मियोसाइट्स होती है, यानी गैमिट मदर सेल अंडरगोज मियोसिस। अब आप कहोगे कि गैमिट मदर सेल ही क्यों इन्वॉल्व होती है, क्यों जो है मियोसिस में पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि यही जो होती है कैपेबल होती है अपने समान जो भी न्यू ऑर्गेनिजम्स को जो है प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। जो मदर हम बात करें गैमिट मदर सेल की, तो सो गैमिट मदर सेल विच इज कैपेबल, जो ये कैपेबल होती है, जैसे
जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जब आपके जो दो हैप्लॉइड जो हैं आपके, जब मेल और फीमेल जो आपके फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं तो वो क्या बनता है, डिप्लॉइड बनता है। यानी हैप्लॉइड से क्या बना, आपका डिप्लॉइड बना। माइटोसिस के केस में क्या था, हैप्लॉइड से आपका हैप्लॉइड यानी जो आपका सिंगल पेरेंट था वो सेम अपने जैसा कॉपी जो है वो बनाता है। ठीक है, तो जो मियोसिस के दौरान जो गैमिट मदर सेल होती है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। एंड एट द एंड ऑफ मियोसिस, मियोसिस के अंत के बाद क्या होता है, ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं, हमने आपको पहले ही बोला कि केवल एक ही सेट क्रोमोसोम्स का क्या होता है, वो आपका जिम्मेदार होता है। यानी हैप्लॉइड जो होते हैं, हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलकर के क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड बनाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे, आपने वो टेबल देखा, टेबल जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया और इसको हमने फिल भी कर दिया था, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड जो भी क्रोमोसोम्स थे आपके ऑर्गेनिजम्स के, और ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका गैमिट ट्रांसफर। ठीक है, अब देखिए ये गैमिट ट्रांसफर होता क्या है, गैमिट ट्रांसफर आफ्टर दियर फॉर्मेशन। अब देखिए फॉर्मेशन के बाद होता क्या है, जो मेल और फीमेल गैमिट्स होते हैं मस्ट बी फिजिकली क्या होते हैं, ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन। अब फर्टिलाइजेशन के लिए तो मेल और फीमेल को हमें करीब लाना पड़ेगा ना, फर्टिलाइजेशन कराने के लिए। फर्टिलाइजेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेल और फीमेल गैमिट्स को आपस में करीब लाना पड़ेगा जिससे कि फ्यूजन हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके। हैव यू एवर वंडर हाउ द गैमेट्स मीट। अब हम ये सोचेंगे कि कैसे ये गैमेट्स आपस में मिलेंगे, इसके लिए क्या करना होगा। इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अगर हम ऑर्गेनिजम्स की मेजोरिटी में जाते हैं तो हम देखते हैं कि मेल गैमेट्स क्या होती है, मोटाइल होती है, यानी चल फिर सकती है, वो वन प्लेस से अनदर प्लेस जा सकती है। बट फीमेल गैमेट्स क्या होती है, वो स्टेशनरी, स्टेशनरी मीन्स क्या होती है, वो एक जगह फिक्स होती है, यानी वो नॉन मोटाइल होती है। ठीक है, क्यों नॉन मोटाइल होती है, क्योंकि ये अपना एक जगह प्रोटेक्टिव प्लेस पे वो अपनी प्रेजेंट होती है। ठीक है, बट जो मेल होता है, इसीलिए कहा जाता है कि जो मेल होते हैं इनमें आप देखोगे, अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि एक्सेप्शन आर फ्यू फंजाई और एल्गी। कुछ एक्सेप्शन होते हैं जैसे फंजाई और एल्गी, इन विच बोथ टाइप्स